નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે પાઠ 7નો અભ્યાસ કરીશું. पाठ 7 सोच अपनी अपनी, जो एक वाद विवाद है. वाद विवाद यानी कि दो पक्ष, एक पक्ष तर्क करता है और दूसरा पक्ष वितर्क करता है. अपने विचार को अभिव्यक्त करना, उसको वाद विवाद कहते हैं. किसी भी विषय को लेकर दो पक्ष बनाए जाते हैं. एक पक्ष तर्क प्रस्तुत करता है और दूसरा पक्ष वितर्क प्रस्तुत करता है. उसी को वाद विवाद का नाम दिया गया है. तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में से सोच अपनी अपनी, जो एक वाद विवाद है, उसका अभ्यास करेंगे. विद्यार्थी मित्रों, सोच अपनी अपनी वाद विवाद का अभ्यास हम गुजराती एवं हिंदी दोनों ही भाषा में करेंगे. किसी विषय के पक्ष में और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है. वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है. वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है. कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं. एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में. इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है. विद्यार्थी मित्रों, तो आज આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું, જે એક વાદ વિવાદ છે. વાદ વિવાદમાં જોઈએ તો કોઈ એક વિષય ઉપર બે પક્ષ પાડવામાં આવે છે અને એક પક્ષ પોતાનો તર્ક રજૂ કરે છે, જ્યારે સામેનો પક્ષ એટલે કે વિપક્ષ તે વિતર્ક રજૂ કરે છે. વાદ વિવાદમાં વિદ્યાર્થીઓને એક વિષયના અનુસંધાન ઉપર કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમના અનુસંધાનમાં મૌખિક અભિવ્યક્તિ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ તો नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कराइए. विद्यार्थी मित्रों, તમે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને જુઓ. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બે ચિત્રો આપેલા છે. હવે બંને ચિત્ર જોઈને આપણને ખબર પડે છે કે પ્રથમ ચિત્ર છે એ ગામડાનું છે અને બીજું ચિત્ર છે એ શહેર કે નગરનું છે. હવે આ બંને ચિત્ર જોઈને આપણે બહુ જ સરળતાથી કહી શકીએ કે પ્રથમ ચિત્ર એક ગામડાનું છે, જ્યારે બીજું ચિત્ર નગર કે શહેરનું છે. હવે પ્રથમ ચિત્રના અનુસંધાન ઉપર આપણે આપણા વિચારો રાખી શકીએ કે ગામમાં એક નદી વહે છે અને નદી કિનારે લોકો નાય છે, કપડાં ધોવે છે, પાણી ભરે છે અને કેટલાક લોકો નદીના કિનારા ઉપર આપણને જોવા મળે છે. સાથે સાથે આપણે એમ પણ કહી શકીએ ગામડામાં કાચા મકાનો જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો કે નદી કિનારે કેટલાક મકાનો પણ આવેલા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક વૃક્ષો પણ છે, ગાડું પણ દેખાઈ રહ્યું છે અને સારું વાતાવરણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. હવે સામે પક્ષે વાત કરીએ તો એક શહેરનું નગરનું ચિત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જો ધ્યાનથી જોવામાં આવે તો અહીં એક રસ્તો છે, પણ રસ્તો એ પાકો રસ્તો છે. કેટલાક વાહનો એ રસ્તા ઉપર દોડી રહ્યા છે. રિક્ષા, કાર, બસ અને
રસ્તાની બંને બાજુએ કેટલા વૃક્ષો પણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે નગરવાળા ચિત્રમાં સરસ મજાની ઇમારતો પણ આવેલી છે અને તે ઊંચી પણ છે. તો આપણે બંને ચિત્રના આધાર ઉપર कह सकिए कि पहला चित्र है वह गांव का है और दूसरा चित्र है वह नगर का है. गांव के चित्र को हम ध्यान से देखें तो गांव के चित्र में नदी है, उसके घाट पर कई लोग दिखाई पड़ रहे हैं. कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई काम करता है. और साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि गांव में कच्चे मकान है और उसका पहरवेश यानी कि उसके कपड़े भी मामूली है. कई वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं. इससे हम कह सकते हैं कि गांव में शांति का वातावरण है. और चलिए दूसरे चित्र की बात करते हैं. दूसरे चित्र को हम ध्यान से देखें तो वहाँ पर एक सड़क है, चौड़ी सड़क हमें दिखाई रही है. चौड़ी એટલે કે લાંબી, चौड़ी और पक्की सड़क हमें दिखाई दे रही है. सड़क पर यातायात के साधन એટલે કે વાહન વ્યવહારના સાધનો જોવા મળે છે. વાહન વ્યવહારના સાધનોને હિન્દીમાં यातायात के साधन कह सकते हैं. तो सड़क पर यातायात के साधन दिखाई रहे हैं. सड़क की दोनों तरफ हम ध्यान से देखें तो एक तरफ कई वृक्ष है और एक तरफ एक आदमी और एक औरत खड़ी दिखाई दे रही है. साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि नगर में जो चित्र दिखाई दे रहा है वहाँ पक्के मकान हैं और सड़क पर से यातायात के साधन आ रहे हैं और या फिर जा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन उसके कारण वाहन का शोर भी है. और हाँ, वहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं उन लोगों ने आधुनिक वेशभूषा भी पहनी है. तो चलिए इसके कुछ प्रश्न भी हम देख लेते हैं. प्रश्न पहलो, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब जो આપણે મૌખિક રીતે પૂછવામાં આવે તો બહુ જ આસાનીથી દઈ દઈશું અને જો લખવામાં કહેવામાં આવે તો પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે બંને ચિત્રમાં અંતર છે. એક ચિત્ર ગામનું છે, ગામડાનું, અને બીજું ચિત્ર નગરનું છે. તો આના અનુસંધાન ઉપર આપણે તેનું વર્ણન પણ કરી શકીએ. तो पहला प्रश्न, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो हम कह सकते हैं कि दोनों चित्रों में एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र नगर का है. गांव के चित्र में नदी है, नदी के घाट पर लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और अपने काम करते हैं. इस चित्र में कई लोग पाए गए हैं. साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि गाँव के चित्र में कई वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, कई मकान भी दिखाई दे रहे हैं. तो वह जो मकान है वह कच्चे हैं. तो हम कह सकते हैं कि गांव में कच्चे घर हैं और हम जो लोग देख रहे हैं उसका पहनावा, उसके कपड़े ध्यान से देखो तो वह मामूली है. तो हम यह भी कह सकते हैं कि लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वह मामूली है. लेकिन हाँ, हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि गांव में बड़ी शांति का वातावरण है. और चलिए अब हम दूसरे चित्र की बात करते हैं. नगर के चित्र में देखें तो एक चौड़ी और पक्की सड़क है.
और साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है। पक्की सड़क पर कई यातायात के साधन आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं। और हाँ, नगर के चित्र में पक्के मकान भी है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहन के कारण वहाँ पर शायद शोर हो सकता है। और हाँ, नगर वाले चित्र में कई इमारतें भी दिख रही है। और हाँ, यहाँ पर एक आदमी और एक औरत जो खड़े हैं, उसका पहनावा यानी कि वेशभूषा आधुनिक है। तो पहले प्रश्न का जवाब हम बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 2। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? यहाँ पर हम जो अंतर तो बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हाँ, तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है वो तो व्यक्ति सबकी अपनी रुचि होती है। कोई व्यक्ति को नगर का जीवन पसंद है तो कोई व्यक्ति को गांव का जीवन। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है और उस रुचि के कई कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि गांव का जो जीवन है वो सादगी भरा और सरलता भरा जीवन है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। लेकिन हाँ, लोग कच्चे घरों में रह सकते हैं। उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में हम देखें तो आज के गांव भी बहुत ही आधुनिक हो चुके हैं। कई गांव में भी पक्के मकान पाए जा सकते हैं। लोग आधुनिक जीवन जीते हैं, भले ही वो गांव में रहते हो, लेकिन हाँ, वह पक्के मकान में रहते हैं, आधुनिक जीवन भी जीते हैं। वो खेती के अलावा कई व्यवसाय भी करते हैं। और नगर की बात करें तो नगर का जीवन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ, हम यह भी कह सकते हैं कि नगर का जीवन बनावट के अधिक निकट होता है। लोग आधुनिक भी होते हैं और फैशनेबल भी होते हैं। और हाँ, उसकी वेशभूषा भी आधुनिक होते हैं। वह फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं। नगर के जीवन में देखें तो यहाँ के लोग खेती नहीं करते, इसलिए बाजार से अनाज तथा फल सब्जियाँ खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कें पक्की होती है, जिस पर यातायात के साधन हमेशा चलते रहते हैं। इसके कारण हमेशा शोर पाया जाता है। लोग दुकानें, बैंक और दफ्तरों में काम करते हैं। और हाँ, नगर के जीवन में शांति नहीं पाई जा सकती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। तो यही अंतर होता है नगर के जीवन में और गांव के जीवन में। और हाँ, रुचि की बात करें तो सभी लोगों की अपनी अपनी रुचि होती है। किसी को नगर का जीवन पसंद होता है और किसी को गांव का जीवन। नगर के जीवन की बात करें तो नगर में अच्छी स्कूलें भी होती है, कॉलेज भी होते हैं, लेकिन हाँ, कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी अच्छी स्कूलों की व्यवस्था की गई है। अच्छे अच्छे कॉलेज भी गांव में पाए जा सकते हैं। लोग मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। नगर के जीवन में देखें तो अनेक शैक्षणिक संस्थाएं, पुस्तकालय भी पाए जाते हैं, जहां लोग
मन चाहे पुस्तकें पढ़ सकता है। पुस्तकालय में भी अच्छी अच्छी पुस्तकें पाई जाती हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में होते हैं उतने आमतौर पर देखें तो गांव में नहीं पाए जा सकते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक स्कूल नहीं पाई जाती। लोग पढ़ने के लिए शहर में आकर बसते हैं या फिर कई मील पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो बात करें तो तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है? और हाँ, आज हम यह भी देख सकते हैं कि कई गांव आधुनिक हो चुके हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी स्कूलें पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो हम कह सकते हैं कि तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। और हमें यह पूछा गया है कि क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर है कि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टियाँ गिरती है। पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। हम आम तौर पर देखें तो तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसके किनारे भी कई वृक्ष पेड़ पाए जाते हैं। जो बाहर की धूल मिट्टी होती है वह उनमें आकर गिरती रहती है। पेड़ों के पत्ते भी तालाब में गिरते हैं और सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवर को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। हमने कई सारे तालाब देखे होंगे जहाँ पर लोग कपड़े भी धोते हैं, जानवर को भी नहलाते हैं, और यह सारी गंदगी देखें ना तो तालाब में चली जाती है, जिससे तालाब का जल दूषित हो जाता है। और दूषित जल पीने से हैजे जैसी कई तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना है। हैजा यानी कि कोलेरा। इसलिए तालाब का पानी पीने के योग्य नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આસાનીથી કહી શકીએ કે તાલાબ યાની કે તળાવનું પાણી પીવા લાયક હોતું નથી। કેમ? તો કે તળાવ તમે બધાએ જોયું હશે। સામાન્ય રીતે તળાવ ચારેય તરફથી બંધ હોય છે, અને હા, ચારેય તરફથી બંધ હોવાને લીધે તેમાં ધૂળ, માટી જેવો કચરો અંદર પડે છે। સામાન્ય રીતે તળાવના કિનારાઓ પર કેટલાક વૃક્ષ હોય છે અને તે વૃક્ષના પાંદડા સતત તળાવમાં પડ્યા કરે છે અને તે સડવા લાગે છે। ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે તળાવના કિનારે કેટલાક લોકો નાહતા પણ હોય છે, કપડાં પણ ધોતા હોય છે, ગાય ભેંસને નવડાવતા પણ હોય છે, જેથી કરીને તળાવ પ્રદૂષિત થાય છે। બધું જ ગંદુ પાણી તળાવમાં જવાને લીધે તળાવનું પાણી દૂષિત થઈ જાય છે। અને જો તળાવનું પાણી તે ગંદુ પાણી પીવામાં આવે તો કોલેરા જેવી ભયંકર બીમારી થાય છે। માટે તળાવનું પાણી પીવું તે યોગ્ય નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે सोच अपनी अपनी નો અભ્યાસ કર્યો। होमवर्कમાં તમારે प्रश्न पहलो, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, अने बीजू गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? आ बंने प्रश्नों जवाब तमारे लखवानो रहेशे।